हेलो स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे अबाउट द फैक्ट्स ऑफ गॉस लॉ और हम इसके 5 फैक्ट कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आई होप आप सभी ने उसको लिख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गए होंगे सारे फैक्ट्स। ठीक है, 1-2 फैक्ट और बच रहे हैं, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं और 6 फैक्ट हम कर चुके थे। ठीक है, देखिए 6th फैक्ट क्या कहता है कि देखिए 6th हो गया। 7th फैक्ट क्या कहता है, there is no contribution in the flux leaving the surface by the charge situated outside the closed surface। यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसके बाहर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस चार्ज Q का इससे निकलने वाले फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आ गई आपको? अगर क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज है तो फ्लक्स में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये कहता है हमारा 7th फैक्ट अबाउट द गॉस लॉ। ठीक है, तो क्या कहता है, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन in the flux leaving the surface by the charges situated outside the closed surface। ठीक है, तो सरफेस के बाहर स्थित जो आवेश होते हैं उनका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। समझ में आ गई? 8th जो आपका फैक्ट है, लास्ट जो फैक्ट है आपका, वो ये कहता है कि ये पॉसिबल है कि किसी गॉस सरफेस से जो नेट फ्लक्स है वो जीरो हो। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल होगा कि अगर इसमें +Q और -Q 2 चार्जेस हैं तो इनसे आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स अगर बराबर होगा तो आप क्या कहोगे कि नेट फ्लक्स जीरो है। लेकिन ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। समझ में आ रही बात? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई 2 आवेश +Q -Q या इक्वल चार्ज हैं लेकिन अपोजिट उसके हैं डायरेक्शन के, तो उस केस में जो आने वाला और जाने वाला फ्लक्स है वो इक्वल होगा, तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। तो ये पॉसिबल है कि उस पर्टिकुलर गाउसियन सरफेस के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। ठीक है, तो अगर टोटल चार्ज यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस अगर जीरो है, ठीक है, तो फ्लक्स तो पक्का जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्लक्स जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इफ द टोटल चार्ज इन द Gaussian surface is zero, that means net flux is zero, then it is possible that E is not equals to zero। समझ में आ गई? तो ये आपके पूरे हो जाते हैं फैक्ट अबाउट गॉस लॉ। ठीक है, तो हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देखी गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है और आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो गॉस लॉ को आपने आई होप बहुत ध्यान से पढ़ा होगा कि फाई इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q से मतलब है सम ऑफ चार्जेस, यानी कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं उनका सम है। ठीक है, अब ये कब कब जीरो हो सकता है, कब कब नहीं हो सकता, कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, है ना, और क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली थी। अच्छा, इसमें एग्जांपल और देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अ डायपोल इज एनक्लोज्ड इन अ Gaussian surface, then summation of Q is equals to 0. This will implies phi is equals to 0, but E is not equals to 0। सपोज करो कि एक आपके पास कोई सरफेस है, उसके अंदर कोई डायपोल है,
एक प्लस क्यू है माइनस। डायपोल क्या होता है, जिसमें दो अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर हो पर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, तो वो क्या होता है, डायपोल कहलाता है। अब ये प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट नेचर के हैं, तो इससे तो क्या होगा, फ्लक्स जो है अंदर की तरफ होगा, इससे जो फ्लक्स है वो बाहर की तरफ होगा, जितना अंदर होगा उतना बाहर होगा, तो फाई क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि समीशन इज क्यू इज इक्वल टू जीरो है, और जब टोटल चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा, और फ्लक्स जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, इस वाले फैक्ट का। बात समझ में आ गई। तो गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, आगे तक काम आता है, और 12th के लिहाज से तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट और आगे भी बहुत काम आता है, ठीक है। तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात यह है कि आगे आप हायर स्टडीज़ में भी जाओगे तो वहाँ का बेसिक जो है वो गॉस लॉ होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अब हम इसका देखेंगे प्रूफ क्या है। मैंने आपसे बोला था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रूफ ऑफ गॉस लॉ करेंगे, यानी कि हमने कह तो दिया कि गॉस लॉ ये होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट वो आया कहाँ से, ठीक है। तो एक तरीके से डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ है बाय कुलाम्स लॉ, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ टॉपिक है हमारा, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कुलाम्स लॉ, यानी कि अच्छा पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रूव द गॉस लॉ यूजिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो आप सोचोगे ये कौन सा लॉ है, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। नहीं भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ से मतलब उसका कुलाम लॉ से ही है, क्योंकि हम जानते हैं कुलाम लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर ही तो है, देखो डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ या कुलाम लॉ एक ही बात है। इनवर्स स्क्वायर लॉ में आपका ग्रेविटेशन लॉ भी आता है, कुलाम लॉ भी आता है, ठीक है। तो आपसे कुलाम्स लॉ के थ्रू इसका प्रूफ पूछा जा सकता है, ठीक है। देखें कुलाम लॉ क्या कहता है, कुलाम लॉ हम जानते हैं कि चार्जेस के बीच में लगता है। सबसे पहले तो आप कंडीशन देखें कि कंडीशन क्या है, प्रूफ कैसे करेंगे। सपोज अ सरफेस, ठीक है, ठीक है, एक सरफेस है आपकी, उस सरफेस में कोई पॉइंट है आपका O, जहां पर एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज से, अच्छा ये सरफेस भी हमारी कैसी है, मतलब अभी 2D में तो आपको इस तरीके से दिख रही है, बट एक्चुअली ये एक 3D क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका सॉलिड एंगल दिखा दिया। सॉलिड एंगल आई थिंक आपका रह रहा है, मैंने नहीं समझाया था, मैं आपको बता दूंगी सॉलिड एंगल क्या होता है। तो भाई सॉलिड एंगल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि दो लाइन जो होती हैं, है ना, रफ बता देती हूँ, दो लाइन है उनके बीच का एंगल आप थीटा बताते हो, समझ में आ गई। लेकिन दो सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है वो सॉलिड एंगल होता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, जैसे अगर इसमें दो लाइंस, ये एक सरफेस है, यानी कि आपको एक सर्कुलर सरफेस दिख रही होगी, तो सर्कुलर सरफेस किसी बिंदु पर जो एंगल बनाएगी ना, वो कहलाता है सॉलिड एंगल, जिसको हम ओमेगा से दिखाते हैं, ऐसे ओम से दिखाते हैं, समझ में आ गई बात आपको। तो दो लाइन जहां मिलती है वहां पर तो एंगल बनता है, लेकिन सरफेस के किन्हीं दो बिंदुओं को अगर एक बिंदु पर मिला दिया जाए तो फिर सॉलिड एंगल बनता है, समझ में आ गई। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। तो ये एक सरफेस है जिसके मैंने किनारे ले लिए, वो यहाँ पे कोई एंगल बना रहे हैं, वो कौन सा एंगल होगा, सॉलिड एंगल होगा, ठीक है। तो इस सरफेस का मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो ये जो सॉलिड एंगल बनाएगा यहाँ पर वो कितना होगा, डी ओम, छोटा होगा ना, क्योंकि इसका एक मैंने पूरी सरफेस का एक छोटा पार्ट लिया है, तो वो इस बिंदु पर जितना एंगल बनाएगा वो डी ओम होगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस के लिए निकल करके आ जाएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। इससे यानी कि ये इसका जो सरफेस का सेंटर पॉइंट है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु है P, जहां पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे ले लो आप, हाँ
ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो कि ये जो सरफेस है उसी पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, जिस पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन इस बिंदु पर होगी वो बाहर की तरफ होगी, वो मैंने ऐसे दिखा दी। समझ में आ गई बात आपको। और जो इसका जो सरफेस है उसकी खुद की भी तो कोई डायरेक्शन होगी, वो मैंने कह दिया है S। बात समझ में आ रही है। मैंने आपको बताया था कि सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो उसके प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो S दिखाया मैंने, ये तो है सरफेस की डायरेक्शन, और ये क्या है, E, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये कहाँ पे है, इस बिंदु P पर, जो कहाँ पे है, सरफेस पर। ठीक है। ये जो डिस्टेंस मैंने Q से लेकर इस बिंदु तक की है वो है R। बात समझ में आ गई। ये एक प्लस क्यू चार्ज है, इसलिए इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। हम जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, यानी कि आउटसाइड दी सरफेस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख गई, बाहर की तरफ है। एस हो गई किसकी डायरेक्शन, इसकी एरिया की। ठीक है। और थीटा इनके बीच का क्या हो गया, एंगल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है। तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे सिचुएशन को, कंसीडर अ एलिमेंटल सरफेस ds, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, अ चार्ज प्लस q is enclosed by a surface कैपिटल S। ठीक है। आगे हम बताएंगे अ पॉइंट कैपिटल P is placed at the elemental surface ds at small r distance from the charge स्मॉल q। ठीक है। तो आप इसको ds वेक्टर दिखाना, ठीक है, और इसकी इस पर जो फील्ड है वो भी दिखा देना आप इसको, आप ऐसा करना। ठीक है। फील्ड तो ठीक है क्योंकि वो तो पूरे क्यू चार्ज की वजह से है ना, लेकिन सरफेस की डायरेक्शन तो एक छोटे की वजह से, इसलिए इसको ds से दिखा दिया। ठीक है भाई। तो हमने क्या कहा कि हमने एक सरफेस ले लिया है पूरा S, इस पर कोई चार्ज है स्मॉल q, उस सरफेस का एक छोटा पार्ट ले लिया ds, जो कि कहाँ पर है, सरफेस पर है, बिंदु P पर, और जो इस प्लस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ क्या कहेगा भाई, हमने पढ़ा हुआ है कुलाम लॉ। तो कुलाम लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू कुलाम लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू KQ/R², वो कुलाम लॉ से तो निकलता है। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q/r² r कैप। अगर मैं डायरेक्शन से भी दिखा रही हूँ, आर कैप कौन सी डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही आर कैप की डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई। तो ई वेक्टर ये क्या है, KQ/r², के की वैल्यू 1/4πε0 होती है, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है। इक्वेशन नंबर 5, ये तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एलिमेंटल सरफेस, ड्यू टू एलिमेंटल सरफेस, d5 छोटे की वजह से छोटा ही तो होगा, कितना होगा, E.ds होगा कि नहीं होगा भाई, E.ds, इसकी वजह से फाई की हम डेफिनेशन जानते हैं, फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। E तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डॉट ds हम जानते हैं छोटा एलिमेंटल एरिया है, इसलिए फ्लक्स भी छोटा ही होगा। ठीक है। इसको आप कैसे खोलोगे, E.ds cos थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है हम दिखा चुके हैं, E और ds के बीच का एंगल है। तो समझ में आ गई बात आपको। अब आप देखें इसको, E की वैल्यू को मैं यहाँ रख सकती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट को यूज कर रही हूँ सेकंड में। ठीक है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, d5 कितना हो जाएगा, रख दो यहाँ पे जरा,
1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर और साथ में ds cos थीटा। डायरेक्शन मत दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे तो हमने पूरा प्रॉपर बता दिया, पर नीचे हमने केवल मैग्नीट्यूड ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए ना मुझे, इसके ऊपर वेक्टर थोड़ी ना है जो मैं वेक्टर लिखूंगी, तो मैग्नीट्यूड ही चाहिए, मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स थ्रू दी होल सरफेस कितना होगा, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। डी फाई का इंटीग्रेशन मतलब ये कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। और साथ में कितना, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई। अभी ये आपका क्या आ गया, होल जो सरफेस है उसकी वजह से नेट फ्लक्स आ गया। हालांकि टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी आप इसको इतना कंप्लीट करके रखना। अभी हम देखेंगे कि सॉलिड एंगल में इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और हमारा फाइनल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और अभी आप एक काम कर सकते हैं, ये जो ds cos थीटा है अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्यों, तो आप इसको बाहर ले लो, जो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। चलो कर ही देती हूँ उसको पूरा। क्या आ गया हमारे पास, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0, क्यू को भी बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर ये जो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर है इसको बोला जाता है डी ओम, यानी कि ये क्या है, सॉलिड एंगल। अभी बताया ना आपको, सरफेस जो एंगल बना रहा होता है उससे हम कहते हैं डी ओम, सॉलिड एंगल। छोटा एलिमेंटल एरिया बना रहा है इसलिए डी ओम, ठीक है। सिंस जो पूरे सरफेस की वजह से जो डी ओम होगा उसकी वैल्यू होती है 4π, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओम लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओम की वैल्यू कितनी होती है, 4π। तो फाई कितना आ गया, क्यू अपॉन 4πε0 और साथ में है 4π, 4π से 4π कैंसिल हो गया आपका, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन ε0। यही तो है हमारा गॉस लॉ, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। मीडियम है, फॉर मीडियम फाई कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, वहाँ पे आप एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, गॉस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ, ठीक है। In next video we will discuss about some numericals for Gauss law and we will start our new topic, applications of Gauss law, ठीक है। Thank you.